वैल्यू एडेड टैक्स। इन शॉर्ट वैट। बहुत ही सिंपल टॉपिक, एग्ज़ाम में बड़ी आराम से आप लोग नंबर खींच सकते हैं वैट के थ्रू। कोई एफर्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कम मेहनत में ज़्यादा इनाम, है कि नहीं? वैट जो पहले था उसको हम कहते थे सेल्स टैक्स। क्या कहते थे? उसको हम नाम देते थे टर्नओवर टैक्स, उसको हम नाम देते थे ट्रेड टैक्स। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम था। अरे सर, अलग अलग जगहों पर मतलब क्या है? अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम था। यानी ये टैक्स स्टेट चार्ज करता है, यानी ये टैक्स स्टेट चार्ज करता है। अब तक जो हम लोगों ने देखा था इनकम टैक्स में, वो सेंट्रल लेवल का टैक्स था, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, लेकिन सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। क्लियर? क्यों स्टेट गवर्नमेंट को क्यों दिया गया ऐसा राइट कि वो टैक्स को चार्ज करे, सेल्स टैक्स को या टर्नओवर टैक्स या ट्रेड टैक्स को? क्योंकि हर एक स्टेट, जाहिर सी बात है, हर एक स्टेट अपने अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके कमाएगा और उसको अपने स्टेट के ऊपर खर्च करेगा। अगर हम इसको सेंट्रल लेवल का टैक्स बना दें तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा कि एक सामान पर एक ही रेट से पूरे ऑल ओवर इंडिया में टैक्स लगेगा। एक सामान पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक रेट से टैक्स लगेगा, हाँ या ना? जो कि गलत है, कहीं ना कहीं क्या है, पर्टिकुलर स्टेट के लिए गलत है। क्यों? हर एक स्टेट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए कह सकते हो उनके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ कोयला ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, कोयले की माइंस जो है वहाँ ज़्यादा है कि नहीं है? सी एरियाज़ में देखो तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का काम ज़्यादा है। सी एरियाज़ में देखो तो जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पर किसकी पैदावार सबसे ज़्यादा है? सेब, एप्पल की, है ना? तो इस तरह से हर एक स्टेट अपने आप में एक डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किए हुए है। अगर हम अपने स्टेट की बात करें तो हमारे स्टेट में गेहूं की फसल ज़्यादा होती है, हाँ है ना? क्यों? गन्ने की फसल ज़्यादा होती है। तो आखिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास अर्निंग के लिए कौन सा रिसोर्स है? गन्ना या चावल या गेहूं, हाँ या ना? ये सारी चीज़ें हैं जिनकी पैदावार पर गवर्नमेंट टैक्स लगाकर क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? अपनी इनकम को बढ़ा सकती है। फिलहाल एग्रीकल्चर एक्टिविटी को थोड़ा किनारे करें, अब हम प्रोडक्शन एक्टिविटी पर आ रहे हैं, सामानों पर। हर एक स्टेट में डिफरेंट जैसे कि कहीं पर लोहे का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर लोहे पर टैक्स ज़्यादा लगाओ। जब लोहे पर टैक्स ज़्यादा लगेगा तो उस स्टेट की अर्निंग बढ़ेगी और वो स्टेट वहाँ पर खर्च कर पाएगा, हाँ या ना? पक्की बात है। तो हम स्टेट वाइज टैक्स लगाते हैं और उसको प्रमोट भी किया जाता है। बेसिकली गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि हम ये टैक्स हटाएंगे स्टेट वाइज और इसको ले आएंगे सेंट्रल लेवल पर। किस लेवल पर? सेंट्रल लेवल पर लाने के लिए सोचा। सोचना तो अलग बात हो गई कि चलो भाई इसको सेंट्रल लेवल पर ले आएंगे, लेकिन इस सेल्स टैक्स की, टर्नओवर टैक्स की या ट्रेड टैक्स की कुछ कमियां थी। क्या थी? कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, कुछ शॉर्टफॉल्स थे जिनको पूरा करना था, जिनको दूर करना था। ये सेल्स टैक्स हमारा मल्टी पॉइंट टैक्स था। क्या था? मल्टी पॉइंट। वैट की अगर हम बात करें तो वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। वैट मीन्स
वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड मीन्स द टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू एडिशन ओनली। ऐसा टैक्स जो वैल्यू एडिशन पर चार्ज किया जाए, ऐसा टैक्स जो वैल्यू एडिशन पर चार्ज किया जाए, नथिंग एल्स। ये आया क्यों? वैट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या कमी थी हमारे ट्रेड टैक्स में? क्या प्रॉब्लम थी हमारे ट्रेड टैक्स में? ट्रेड टैक्स मल्टी पॉइंट सेल्स टैक्स था। ट्रेड टैक्स मल्टी पॉइंट सेल्स टैक्स था। सर ये मल्टी पॉइंट सेल टैक्स का मतलब, सपोज करते हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, इसने सामान खरीदा 10 रुपये में, हाँ या ना? प्रॉफिट जोड़ा 2 रुपये, टोटल कितना हो गया? सेल्स टैक्स इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, मान लेते हैं 3 रुपये। किस वैल्यू पर चार्ज हुआ? 3 रुपये पर। चलो एक काम करते हैं, इसको ले आते हैं 18 पर और 2 रुपये, कितना हो गया? 20। क्लियर? इसने कितने में सामान खरीदा? 20 में। बोलो, इसने इस सामान में 20 रुपये और वैल्यू एडिशन किया, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। टोटल इसके लिए कॉस्ट कितनी हो गई? प्लस प्रॉफिट मिलाकर 40। टैक्स लगा लिया गया 4 रुपये, टोटल कितना हो गया? 44 का सामान इसके यहाँ पहुँचा, इसने 16 रुपये और जोड़े, कितना हो गया? इसके ऊपर टैक्स लग गया, कितना हो गया? हाँ या ना? प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब जब सेल हो रहा है तब तब टैक्स लग रहा है। यानी जितनी बार सेल होगा, जितने पॉइंट पर सेल होगा उतने पॉइंट पर टैक्स लगेगा, और ये तब तक टैक्स लगता रहेगा जब तक कि अल्टीमेट कंज्यूमर, मान लो पी है, इसने सामान खरीदा और कंज्यूम कर लिया। क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। तो ज़रा इस चार्ट को देखकर बताओ कि अल्टीमेटली टैक्स कौन बर्दाश्त कर रहा है? क्या मिस्टर एक्स, जिसने 2 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट को दिया? टैक्स कौन दे रहा है? एक्स। वाई को सामान इसने बेच दिया 20 रुपये में, इसका मतलब इसने 18 रुपये ये वसूल लिए और 2 रुपये ये वसूल लिए। देने वाला तो एक्स है, टैक्स को देने वाला एक्स है, लेकिन बर्दाश्त कौन कर रहा है? क्योंकि वाई ने इसको टैक्स का भी पैसा दे दिया। वाई ने अब 4 रुपये गवर्नमेंट को दिए और सामान जेड को बेच दिया, और वाई ने जेड को जब सामान बेचा है तो 44 रुपीज़ में ये 4 रुपीज़ भी चार्ज कर लिए, हाँ या ना? और फिर जेड ने ये सामान पी को बेचा है और पी का 6 रुपये का टैक्स कौन बर्दाश्त कर रहा है? कौन बर्दाश्त कर रहा है? कंज्यूमर यानी मिस्टर पी। तो एक दो चीज़ें तो क्लियर हो गई, दैट इट इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे खास बात क्या होती है मालूम है तुम लोग को? द टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, while in the case of direct taxes it cannot be shifted from one person to another. It must be borne by that person on whom it is charged or it is imposed. जिसके ऊपर ये टैक्स चार्ज किया जाता है डायरेक्ट टैक्स, वो वही बर्दाश्त करता है, उसको अपनी जेब से निकाल करके टैक्स देना होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बर्डन शिफ्ट होता जाता है जब तक कि अल्टीमेट कंज्यूमर उसको कंज्यूम न कर ले। यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गई, हम चाहे सेल्स टैक्स की बात करें, चाहे ट्रेड टैक्स की बात करें, चाहे हम वैट की बात करें, हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन शिफ्ट होता जाता है जब तक कि अल्टीमेट कंज्यूमर उसको कंज्यूम न कर ले। और बर्दाश्त कौन करता है? अल्टीमेट कंज्यूमर, हाँ या ना? सामान खरीदने जाओ मार्केट में, लिखा रहता है MRP 10 रुपीज़, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा रहता है, तो उसमें सेल्स टैक्स वगैरह सारी चीज़ें ऐड होती हैं। तो बर्दाश्त कौन कर रहा है? कंज्यूमर। तो अगर तुम लोग को ये लगता है कि तुम लोगों ने कभी कोई टैक्स बर्दाश्त नहीं किया, ये गलत बात है। तुम लोग डेली उठने से लेकर रात को सोने तक ढेर सारे टैक्सेस पे करते हो, हाँ या ना? मालूम है नहीं ये? जब से तुम पैदा हुए तब से तुम टैक्स पे कर रहे हो, और कब तक? जब तक टपक न जाए तब तक हम टैक्स पे करेंगे, हाँ या ना? चल, यानी एक इनडायरेक्ट टैक्स है,
ये इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स बर्डन शिफ्ट होता है, अल्टीमेट कंज्यूमर बियर करता है। मल्टी पॉइंट स्टेज टैक्स है, जितनी बार सेल होती जाएगी टैक्स बर्डन शिफ्ट होता जाएगा और टैक्स चार्ज होता जाएगा। हाँ या ना? जितनी बार आप सेल करोगे तब आपको टैक्स को पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? सही है? कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? आगे बढ़े। सर तो इसमें कमी क्या रह गई थी? आखिर ऐसी कौन सी कमी थी जिसके कारण वैट को लाना पड़ा? चलो भाई, हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर एक्स की, होलसेलर वाई की, रिटेलर कौन? जेड की, और कंज्यूमर सी की। इसने रॉ मटेरियल यूज़ किया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बर्दाश्त किए, और उसके सामान की लागत आ गई, मैन्युफैक्चरर के सामान की कॉस्ट आ गई 80। इसने प्रॉफिट जोड़ दिया कितना? 20। बोलो भाई कितना हो गया? ये हो गया सेल प्राइस। क्या हो गया? इसमें जोड़ा गया क्या? सेल्स टैक्स 10%। कितना हो जाएगा? बोलो ना। 10। इनवॉइस प्राइस आ गई। सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये इनवॉइस प्राइस है? जब आप सामान खरीदने जाते हो तो आपको क्या दिया जाता है? इनवॉइस, बीजक। हाँ या ना? उस इनवॉइस पे जो वैल्यू आप पे करते हो दैट इज़ योर इनवॉइस प्राइस। हाँ या ना? ये इनवॉइस प्राइस आप कितना पे कर रहे हो? दैट इज़ 110। यानी मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से सामान खरीदते समय कितना पेमेंट दिया? 110 का। उसमें 10 रुपये का टैक्स सरकार को कौन दे रहा है? एक्स। लेकिन बर्दाश्त कौन कर रहा है? वाई। यानी एक्स ने वाई से लिया और सरकार को दे दिया। क्या एक्स ने अपनी जेब से कोई रुपया दिया? क्या एक्स ने अपनी पॉकेट से कोई पेमेंट किया? ना। ही इज टू बी ट्रीटेड लाइक एन एजेंट। एजेंट की तरह काम कर रहा है सरकार के। 10 रुपये इसको देना है सरकार को, इसने दिया, और किससे लेकर के दिया? वाई से। ठीक, तो टू पे 10 सरकार के पास पहुंच गया। अच्छी बात है ना? अच्छा, इसने सामान कितने में परचेज किया? 110 पे। हाँ या ना? 90 रुपये इसने प्रॉफिट का और बाकी चीज़ों का एडिशन कर दिया, कॉस्ट वगैरह का, प्रॉफिट सहित। टोटल मिलाकर कॉस्ट कितनी हो गई? सेल प्राइस 200। टैक्स कितना लग जाएगा? 220। किसको सेल किया? और जेड ने बर्दाश्त किया 20 रुपये। हाँ या ना? जेड दिया है वाई को 20 रुपये, तब वाई ने सामान इसको दिया है। सरकार को ये कितना पे करेगा? 20। हाँ या ना? सरकार को टोटल कितना मिल गया? 30। यहाँ पर सामान आया 220 का, 80 और ऐड हो गया, टोटल कितना हो गया? सेल प्राइस 30 रुपये का हमारा सेल्स टैक्स लग गया। क्या लग गया? कितना हो गया? इसने सरकार को कितना दिया? 30। बर्दाश्त कौन कर रहा है? सी। हाँ या ना? अल्टीमेट कंज्यूमर ही तो बर्दाश्त कर रहा है सारा कॉस्ट, सारी की सारी लागत बेचारा ये अपनी जेब से दे रहा है, तो इन लोगों का पेट भर रहा है। बात समझना। इस सी ने इस 10 का भी पेमेंट किया, इस सी ने इस 20 का भी पेमेंट किया, और इसी सी ने 30 का भी पेमेंट किया। इन टोटालिटी 60 रुपये का बर्दाश्त कौन कर रहा है कॉस्ट? टैक्स के नाम पर
सी बर्दाश्त कर रहा है, पक्की बात है। लेकिन इसमें दो कमियां आ गई। कितनी? दो बहुत बड़ी कमियां थी इस सेल्स टैक्स में। मल्टी स्टेज सेल टैक्स है, मल्टी पॉइंट सेल टैक्स है। जितनी बार सेल होगा उतनी बार टैक्स देना पड़ेगा, हाँ या ना? इसमें कोई दो कमियां हैं क्या? कोई दो कमियां कोई गिना सकता है या कुछ लगे थोड़ा अजीब है? रोहित, हाँ बताओ। टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा है, कहाँ लग रहा है टैक्स? इस पे? हाँ, कौन सी दो कमियां हैं? बस यही एक कमी है। एक ही प्रोडक्ट पे 3 बार टैक्स लग जा रहा है। कहाँ पे भाई? ढंग से देखना। यहाँ पर जो हिस्सा आया है 100 रुपये प्लस 10 रुपये, मानते हो? 110 में 100 रुपये भी शामिल है, और मानते हो कि नहीं? ये 10 रुपये जो टैक्स गया है, इस 80 का 8 रुपये, 10%, 80 का 10%, और इस 20 का 10%। क्लियर है? बोलो ना, नहीं समझ में आई बात? इसका 10% कितना होता है? टोटल मिलाकर कितना आ गया? यही तो आया। और इस 110 में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं? 80 रुपये शामिल है, 20 रुपये शामिल है, और 10 रुपये शामिल है। ये 10 रुपये किस चीज़ का है? टैक्स का, हाँ या ना? बोलो, सही है? फिर आया क्या? 20 रुपये। सुनना ढंग से। 80 का 10% कितना होता है? कितना होता है? 20 का 10% कितना होता है? हाँ या ना? 10 का 10% कितना होता है? और 90 का 10% कितना होता है? और 20 का 10% कितना होता है? लेंगे क्या 20 का? हाँ बताओ, कितना आ गया? 20। ये 20 कैसे आया? ये 20 कैसे आया? जरा एलिमेंट देखो तो कुछ याद करो। तो यही तो 10 रुपये है, 8 रुपये और 2 रुपये हम दे चुके हैं। हम फिर से वही 8 और वही 2 दे रहे हैं। एक्स ने 8 रुपये और 2 रुपये का टैक्स दे दिया है, बर्दाश्त किसने किया है? वाई ने फिर पेमेंट किया है 8 रुपये और 2 रुपये का, वो वाला अमाउंट जो ऑलरेडी एक बार सरकार ले चुकी है। नहीं, हाँ या ना? सरकार ले चुकी है ना 8 रुपये और 2 रुपये। इस 80 का 10% और इस 20 का 10%, फिर 80 का 10%, फिर 20 का 10% फिर मांग रहे हो। अच्छी बात है क्या? बोलो, बोलो ना। तो एक कमी क्या नजर आई? कि जो टैक्स हम दे चुके हैं फिर वही दे रहे हैं। अच्छा सर, तो यहां पर भी वही कर रहे हैं क्या? यहां पर भी वही हो रहा है, जरा देखते हैं। इधर देखें, इस 220 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? ये 110 वाला है, यानी 80, 20 और 10, ये 110। इस 220 में ये 90 भी होगा, इस 220 में ये 20 भी होगा, तभी तो बना 220। अब जरा देखो, इस 80 का 10% कितना होता है? इस 20 का, इस 10 का, बोलो ना, 90 का
और 20 का कुछ छूट रहा है क्या? इस 80 का आ गया 30, हाँ या ना? इस 8 रुपये 2 रुपये को एक बार दिया, इस 8 रुपये 2 रुपये 1 रुपये 9 को एक बार दिया, इस 8 रुपये 2 रुपये 1 रुपये 9 रुपये को फिर दिया। दिया या नहीं दिया? एक बहुत बड़ी कमी है कि सेम अमाउंट बार बार पेमेंट हो रहा है। उससे सामान की कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी? तो सोचो हम लोग कितना टैक्स देते हैं। गलत था ना? गलत था ना? मल्टी पॉइंट टैक्स है, ठीक है, लेकिन वही टैक्स जो एक बार जाना चाहिए वो बार बार जा रहा है। जा रहा है कि नहीं? एक कमी। दूसरी कमी क्या थी कि जो टैक्स मैंने दिया है, कितना दिया है? जो टैक्स मैंने दिया है उस टैक्स पर टैक्स लग रहा है। टैक्स के ऊपर टैक्स। ये कौन सा टैक्स होता है? ये कौन सा टैक्स होता है कि आप टैक्स के ऊपर टैक्स दो? अच्छा ठीक, हमने 10 रुपये दिया फिर से, हाँ या ना? और इस पर फिर से टैक्स के ऊपर टैक्स, यहीं पर बात खत्म हो जाती तो ठीक। ये जो 20 रुपये मैंने दिया है वो टैक्स भी यहां शामिल हो गया, और इस 20 रुपये टैक्स पर फिर टैक्स दिया। ये कौन सा टैक्स है कि आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, सामान के ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे हो? लगना क्या चाहिए? सामान के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। और एक सामान पर एक बार टैक्स लगता है, उसी चीज़ को आप 10 बार क्यों वसूल रहे हो? गलत है या नहीं है? है या नहीं है? ये दो कमियां थी। एक तो बार बार सेम अमाउंट ऑफ टैक्स बार बार चार्ज किया जा रहा था, और दूसरा टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है, जिसको क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। टैक्स ऑन टैक्स को हम लोग टेक्निकली कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। क्लियर? ये दो कमियां थी बहुत बड़ी हमारे वैट की, इनको दूर करना था। यानी हमारे सेल्स टैक्स या टर्नओवर टैक्स में ये दो बहुत बड़ी कमियां थी। इनको दूर करने के लिए सरकार ने कहा हम एक नया कंसेप्ट, गलती मत करना, नया कंसेप्ट नहीं, हम एक कंसेप्ट जोड़ेंगे जिसको हम नाम देंगे वैट। क्या नाम देंगे? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। आपने जो बार बार ये टैक्स दिया है, लगातार दिया है, दोबारा दिया है, इसको आपको बार बार देने की ज़रूरत पहली चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़, जो टैक्स के ऊपर टैक्स दिया है ये भी देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ या ना? इन दो प्रॉब्लम्स को दूर हम कहाँ से कर सकते हैं? केवल और केवल वैट के थ्रू। किसके थ्रू? वैट के थ्रू। पक्की बात? अगर हम ये कहें कि वैट नया सिस्टम है इंडिया के लिए, तो ये गलत बात है। वैट 1986 में ही इंडिया में आ चुका था। कब आया था? 86 में आया था, 88 में आया था? 86 में आया था, 88 में आया था? ज़रा देखें। एट्टी 86 में ही आया था। वैट कब आया था? 86 में ही आया था। लेकिन किस नाम से आया था? मॉडवेट के नाम से आया था। किस नाम से आया था? सेल्स टैक्स में नहीं आया था। ये सेल्स टैक्स में नहीं आया था, एक्साइज में आया था। किस में आया था? एक्साइज में फर्स्ट टाइम 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था मॉडवेट को, जिसका नाम था मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। और ये सिस्टम जो कमियां थी, ये कमियां वहाँ नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ वैट था, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। और बाद में इसको नाम दे दिया गया
मॉडवेट की जगह सैनवेट। क्या नाम दिया गया? सैनवेट। आज हम इसको सैनवेट के नाम से जानते हैं। आज हम इसको मॉडवेट के नाम से नहीं जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सैनवेट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? बोलो। यानी ये कोई नया स्कीम नहीं है, ये पुरानी स्कीम, लेकिन ये एक्साइज में इसलिए आ गया क्योंकि सेंट्रल लेवल का टैक्स था। एक्साइज किस लेवल का टैक्स था? और सेल्स टैक्स हमारा स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था। सेल्स टैक्स से जब गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम वैट इंट्रोड्यूस कर रही थी तो उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्या मुश्किलें हुई? क्या मुश्किलें हुई सेंट्रल गवर्नमेंट को वैट लाने में? सेंट्रल गवर्नमेंट को वैट लाने में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? सेल्स टैक्स में जब आप रिटर्न दाखिल करते थे, रिटर्न फाइल करते थे, किसमें? सेल्स टैक्स में, तो हर साल असेसमेंट कराना होता है। क्या कराना होता है? असेसमेंट कराना होता था और एसएससी को खुद जाना पड़ता था असेसिंग ऑफिसर के पास अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाने के लिए, और असेसिंग ऑफिसर साइन करके देता था, हाँ आपका असेसमेंट ओवर हो गया। ठीक। और उसमें एसएससी को ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जाहिर सी बात है, अब असेसिंग ऑफिसर के ऊपर है। क्यों भाई, क्या किए हो? ये कहाँ से सामान खरीदा है? हैं? पर्चा दिखाओ। अरे हम नहीं मानते, इसको प्रूफ करो। कहाँ तक सामने वाला प्रूफ करता रहेगा? बात समझना। इसका मतलब तो आप एसएससी को बेईमान समझ रहे हो। क्यों? जबकि एसएससी को क्या समझना चाहिए? ईमानदार। किसकी तरह? इनकम टैक्स की तरह। इनकम टैक्स में माना जाता है कि एसएससी ईमानदार बंदा है, ऑनेस्ट आदमी है। वो जो सरकार को रिटर्न प्रोड्यूस करेगा वो सारी इंफॉर्मेशन और ट्रू रिटर्न्स प्रेजेंट करेगा। ये मानते हुए उसकी रिटर्न एक्सेप्ट की जाती है। क्लियर? ढंग से समझना। ये मानते हुए कि एसएससी ऑनेस्ट है, उसकी रिटर्न एक्सेप्ट हो गई। अब बंडल के बंडल इनकम टैक्स रिटर्न सरकार के पास पहुँचे, ऑफिसर्स के पास पहुँचे। उन्होंने रैंडम बेसिस पर कुछ रिटर्न्स को सेलेक्ट किया, लेकिन आज रैंडम बेसिस नहीं अलाउ है। आज हम लोग टेक्निकली कुछ रिटर्न्स को सेलेक्ट करते हैं और उन एसएससीज को नोटिस भेजते हैं कि आपने रिटर्न जमा की है, बताइए सही है, बताइए कि ये सही है। यानी अब उनकी स्क्रूटनी होगी। क्या होगी? जांच होगी। 100 में से 100 लोगों की जांच नहीं हो रही, 100 में से 2 या 3 लोगों की जांच हो रही है। तो स्क्रूटनी असेसमेंट 2 या 3 लोगों के पास भेजा जाता है हर 100 में से। बात समझना। यानी बाकी लोगों ने जो जमा किया दैट इज ओके, दैट इज करेक्ट। अगर आपने अपनी इनकम गलती से 2 लाख की जगह 1 लाख दिखा दी, हो सकता है आपके पास स्क्रूटनी न पहुंचे, आपकी फाइल सेलेक्ट ना हो, आप बल्ले बल्ले कोई नोटिस आपके पास नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको क्या माना गया है? ईमानदार। गवर्नमेंट चाहती थी सेम सिस्टम हम किस में ले आए? वैट में। सारे एसएससीज को हम फ्री कर दें, आप अपनी रिटर्न खुद जमा करो, हम असेसमेंट कंप्लीट मान लेंगे जब तक कि आपके ऊपर नोटिस ना आ जाए। अब क्लियर हुआ? आपको हम ईमानदार मानना चाहते हैं। हर साल जाकर असेसमेंट करवाना वो उचित नहीं है। आपको हम ज़्यादा फ्रीडम देना चाहते हैं। फ्रीडम कम्स विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। स्पाइडरमैन मूवी में शायद ये सेंटेंस था ना?
पावर्स कम विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज था ना। जब अंकल उसके मर रहे हैं, पार्कर अंकल, तो वो मरते समय अपने बच्चे को बता करके जा रहे हैं कि देखो बेटा तुमको पावर मिला है तो उसके साथ कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, इस तरह का सेंटेंस था। यहाँ पर भी क्या है, अगर हमको राइट दिया जा रहा है कि आप रिटर्न्स फाइल करो तो इसके साथ हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो आएंगी, ऑब्लिगेशंस भी तो आएंगे। अगर हम बेईमान हुए तो लो पनिशमेंट लो, हमको पनिश किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, हाँ या ना। लेकिन ये सिस्टम किस में नहीं था, सेल्स टैक्स में नहीं था। वहाँ असेसमेंट कराना होता था हर साल, पहली कमी। दूसरी कमी, टैक्स बार बार जा रहा था। तीसरी कमी, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। सरकार ने कहा हम इस सेल्स टैक्स को या टर्नओवर टैक्स को अब स्टेट लेवल का नहीं रहने देंगे, हम इसको किस लेवल का करेंगे, सेंट्रल लेवल का करेंगे। सारे स्टेट गवर्नमेंट सरकार के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा ना, हमारी रेवेन्यू पर आपका कब्जा ये अच्छी बात नहीं है। आखिर सरकार को मन मार करके एक्सेप्ट करना पड़ा बाद में कि ठीक आप स्टेट वैट ले आइए। आप अपने अपने स्टेट का, जो मैंने वाइट पेपर इशू किया है, कौन सा पेपर, वाइट पेपर। वाइट पेपर मीन्स अ पेपर which is issued by central government to all the state government on VAT to get the recommendation, to get the suitable modification on that particular bill। जो सरकार सेंट्रल लेवल का वैट ला रही थी, सरकार ने सारे स्टेट गवर्नमेंट को एक वाइट पेपर इशू किया कि हमारे ये सुझाव हैं, हम उस बिल में जो हम लाने जा रहे हैं वैट, उसमें ये चीज़ें होंगी। अब आप नहीं मान रहे हो, आप ये ले लो वाइट पेपर, अब इसमें जो आपको अपने स्टेट के हिसाब से मॉडिफिकेशन करने हैं आप करके हमें दो, सजेशंस दो, ठीक है ना। हम मानेंगे, हम कोशिश करेंगे हम सबको खुश कर सकें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया, पक्की बात। सारे स्टेट ने अपने अपने सजेशंस लिखकर भेजे और अल्टीमेटली स्टेट वैट लागू हुआ। कौन सा लागू हुआ, स्टेट वैट, न कि सेंट्रल वैट। क्लियर। और उसमें कौन कौन सी कमियां दूर की गई। पहला, हर बार सेम टैक्स नहीं पेमेंट करना होगा। दूसरी बात, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं जाएगा। तीसरी बात कि अब एसएससी को सेल्फ असेसमेंट करना होगा, उसको ईमानदार मान लिया गया। एसएससी को सेल्फ असेसमेंट करना होगा, दैट्स इट। क्लियर, पक्की बात। हाँ, जिस तरह सेल्स टैक्स हमारा मल्टी पॉइंट टैक्स है, उसी तरह वैट भी हमारा मल्टी पॉइंट वैट है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सेल्स टैक्स अगर मल्टी पॉइंट सेल्स टैक्स है तो वैट हमारा सिंगल पॉइंट वैट है ना। वैट भी हमारा कौन सा पॉइंट टैक्स है, मल्टी पॉइंट टैक्स है। तो वैट और सेल्स टैक्स दोनों मल्टी पॉइंट टैक्स हैं। याद रखना, क्या रखना, याद रखना, क्या याद रखना इधर देखो, हटाएं इसको एक आदमी डॉक्टर के पास पहुंचा, कहा डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। डॉक्टर साहब ने कहा ये बीमारी कब से है। कह रहे क्या कब से है तो इस चीज़ को याद रखना। क्या याद रखना, ज़रा देखें जो हमने असाइनमेंट आपको दिया है, जो असाइनमेंट दिया है ढंग से देखें। हाँ, याद आ गया याद रखना कि क्यों हंस रहे हो भाई। याद रखना कि ये हमारा इंट्रा स्टेट टैक्स है। ये दिल्ली है, ये यूपी है,
ढंग से सुनना, यूपी से दिल्ली में सेल होगी, दो अलग अलग स्टेट्स हैं, इसको हम कहते हैं इंटर स्टेट सेल। दिल्ली है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई सामान को सेल कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं दिल्ली में ही, इसको हम नाम देंगे इंट्रा स्टेट सेल्स। बोलो, नोट कर लें इसको। नहीं है, जो हमारा वैट चार्ज होता है वो यहाँ चार्ज होता है, जो हमारा वैट लगा है वो इंट्रा स्टेट सेल्स टैक्स पर लगता है, जो इंटर स्टेट सेल्स होता है वहाँ सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है। जहाँ इंटर स्टेट सेल्स होता है वहाँ सेंट्रल सेल्स टैक्स एप्लीकेबल होता है। ज़रा देखो, ये बॉर्डर है, ये क्या है, बॉर्डर है। सामान अगर यूपी से दिल्ली में जाएगा तो यूपी गवर्नमेंट कहेगी कि टैक्स हमें चाहिए क्योंकि सामान यहाँ पैदा हुआ था। दिल्ली गवर्नमेंट कहेगी ना, टैक्स यहाँ लगना चाहिए क्योंकि यहाँ के आदमी ने पैसा दिया है। दोनों की लड़ाई। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि ये बॉर्डर किसका है, न तेरा है और न तेरा है, ये बॉर्डर मेरा है। और बिना इस बॉर्डर को टच किए हुए ज़रा सामान यहाँ से यहाँ बेच कर दिखाओ तो। बात समझना। तब इन दोनों के होश क्या आ गए, ठिकाने, और इन लोगों ने कहा माई बाप अब बाप ही बताओ हम क्या करें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा अब यहाँ वैट नहीं लगेगा, सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा। क्लियर है? तो जो इंटर स्टेट सेल्स होती हैं वहाँ सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है और जो इंट्रा स्टेट सेल्स होंगी वहाँ पर वैट लगेगा। क्लियर? ढंग से देखें, वैट इज अ टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स, पढ़ चुके। It is imposed on intra-state sales, sale of goods within the state, sale of goods within the state. VAT is imposed only on the amount of the value addition. जो VAT लगता है क्लियर?
पक्का बोलो भाई, वैट किस पर चार्ज होगा? जो वैल्यू एडिशन होगी उस पर। ये किन चीज़ों की कमियों को दूर करेगा? नो डबल टैक्सेशन, हाँ या ना? या मल्टी टैक्सेशन। मल्टी पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ मैं, मल्टी टैक्सेशन लिख रहा हूँ। नो टैक्स ऑन टैक्स, यानी हाँ रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट। पक्की बात है ना? कैसे काम करता है ये वैट? कैसे काम करता है बताओ? मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। एक्सपेंसेस इनकर्ड प्लस प्रॉफिट क्या आ जाता है? सेल्स प्राइस, हाँ या ना? इस सेल प्राइस में प्लस कर देते हैं क्या? टैक्स, यानी वैट। हम किसकी बात कर रहे हैं अब? मिस्टर एक्स ने ₹100 का एक्सपेंसेस और प्रॉफिट ऐड किया। टोटल सेल प्राइस कितनी हो गई? टैक्स रेट है 10%, यानी कितना लग जाएगा? ये क्या आ गया? इनवॉइस प्राइस। पक्का ना? ये 110 यहाँ आ गया। इसने भी एक्सपेंसेस इनकर किया प्लस प्रॉफिट जोड़ा, मैं प्रॉफिट भी जोड़ रहा हूँ साथ में। टोटल कितना हो गया? इस 220 में इसने भी कॉस्ट को जोड़ा और प्रॉफिट जोड़ा, कितना आ गया? अब जरा देखना कैसे हम लोगों ने वैट सिस्टम को अप्लाई किया। इसने गवर्नमेंट को कितना पे किया? 10। अब कहा गया इसके लिए जो कॉस्ट आएगी यहां पे, कॉस्ट कितनी लेंगे? यहां 110 न लेकर 100 लेंगे। और जो 10 अब तक ले रहे थे कॉस्ट, इसको हम अलग से कहीं लिख लेंगे, क्योंकि ये किसका अमाउंट है? टैक्स का अमाउंट है जो वाई ने पेमेंट किया है। तो वाई ने 110 का पेमेंट किया है, ₹100 सामान का और ₹10 टैक्स का। इसने फिर ₹90 जोड़ दिया। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? हाँ या ना? इसने ₹19 गवर्नमेंट को देने हैं। टोटल कितना हो गया? 209। क्यों भाई? इसने गवर्नमेंट को 19 देने हैं, ऑलरेडी कितना दे चुका है? 10। टोटल गवर्नमेंट को ये कितना देगा? देखो तो दोनों प्रॉब्लम दूर हो गई, दोनों प्रॉब्लम्स दूर हो गई। पहली, अब इस टैक्स पर कोई टैक्स लगा क्या? नहीं। टैक्स के ऊपर कोई टैक्स लगा? नहीं। कास्केडिंग इफेक्ट खत्म। दूसरा, जो टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं यहां पे, उसको दोबारा नहीं देंगे, उसकी हम क्रेडिट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इसको हम कहते हैं वैट क्रेडिट। क्या कहते हैं? वैट क्रेडिट। क्लियर है? हमको टोटल 19 देना है,
लेकिन 10 तो हम लोग जब सामान खरीद रहे थे उसी समय दे दिए हैं, 9 रुपये और देंगे गवर्नमेंट को। यानी गवर्नमेंट को टोटल मिला कितना, 10 और 9 कितना, 19। क्लियर हुआ? अब इधर से सामान कितने जाएगा, अब जरा ढंग से देखो। इसके लिए कॉस्ट क्या मानेंगे, 190 प्लस कितनी, 19। इतना नहीं मानेंगे, ये तो किस में मानते थे, सेल्स टैक्स में मानते थे। क्लियर है? अच्छा, इसने कॉस्ट कितनी जोड़ी, कितना आ गया, बोलो ना। अब बताओ इसके ऊपर टैक्स कितना लगा, कितना हो गया, 27 रुपये का टैक्स देगा, जिसमें से क्रेडिट कितने की ले लेगा कि हम तो 19 ऑलरेडी दे चुके हैं। टैक्स कितना देगा, 8। टोटल गवर्नमेंट को 10, 9, 19, 8, 27 रुपये का टैक्स मिला। और 27 रुपये का टैक्स टोटल गवर्नमेंट को चाहिए था, जिसमें से 10 एक्स के समय, वाई के समय 9 और जेड के समय 8 रुपये मिला। क्यों, पक्का? और देखो यही क्वेश्चन जब हम लोगों ने पहले किया था तो शायद 60 रुपये आया था, और अब कितना आ रहा है, 27 रुपये आ रहा है। गवर्नमेंट को टोटल कितना मिला, 27। पहले कितना मिल रहा था, 60। देखो तो सामान की लागत कितनी तेज़ी से बढ़ रही थी वैट सेल्स टैक्स के कारण, नहीं बढ़ रही थी, वो अब घट गई, 60 से कितना हो गया, 27। 33 रुपये की कमी आई। कितने की कमी आ गई, 33 रुपीज़ की। क्लियर है? तो ये सिस्टम क्या था, गलत था। सही सिस्टम क्या है, पहली चीज़ कि टैक्स वुड नॉट बी फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। टैक्स को हम पार्ट नहीं मानेंगे, किसका, कॉस्ट का। दूसरा, जो टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसकी हमें क्रेडिट मिल जाएगी। तो डबल टैक्सेशन या मल्टी टैक्सेशन नहीं देना पड़ेगा। मल्टी पॉइंट टैक्स है अभी भी, जितनी बार सेल उतनी बार वैट, मल्टी पॉइंट टैक्सेशन है, लेकिन मल्टी टाइम टैक्सेशन नहीं है। क्लियर है? दूसरा, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना। क्यों? अब कहोगे सर इससे तो गवर्नमेंट को हो गया नुकसान, हुआ या नहीं हुआ? गवर्नमेंट ने कहा ना, अचानक इतनी तेज़ी से मेरी रेवेन्यू कम होगी, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, हम मर जाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा हाँ हमें बचाओ। हम कैसे बचेंगे, रेट बढ़ा देंगे। जो टैक्स रेट्स हैं वो इस तरह से बढ़ाएंगे जिससे कि पहले भी हमको 60 रुपये मिलता था, अब भी नियर अबाउट कहाँ तक मिले, 60 के आसपास। तो जो वैट में रेट्स सजेस्ट किए गए वो कुछ इस तरह से रेट्स सजेस्ट किए गए जिससे कि हमारा टैक्स का अमाउंट जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू थी वो न्यूट्रल हो जाए नियर अबाउट। उसको कहा गया रेवेन्यू न्यूट्रलाइजेशन रेट, RNR का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, रेवेन्यू न्यूट्रलाइजेशन रेट। क्लियर, पक्की बात है। रेट को इस तरह से बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने वैट के समय जिससे कि गवर्नमेंट की टोटल अर्निंग जितनी थी वो हैम्पर ना होने पाए। क्लियर है, पक्की बात। क्या रेट्स हैं, वैट रेट्स क्या क्या हैं, 0%, 1%, 4%, 12.5% एंड 20%। ये वैट रेट्स हैं। पहले सेल्स टैक्स के समय हमें ढेर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती थी। सेल्स टैक्स के समय कई तरह के फॉर्म फिलअप करने पड़ते थे। अब वैट आ जाने से वैट सिस्टम ने एक तो पेपर फॉर्मेलिटीज़ को कम किया है। किसको कम किया है, यानी पेपर वर्क को रिड्यूस कर दिया है। अब आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स भरने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, पेपर फॉर्मेलिटीज़ कम हो गई हैं वैट सिस्टम में।
देखें, जो असाइनमेंट दिया उसको ढंग से देखें। वैट इज अ मल्टी पॉइंट सेल्स टैक्स कलेक्टेड ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज। हो गया, हाँ या ना? व्हाट इज वैट? सेम वही। फीचर्स ऑफ वैट, टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल्स, मल्टी पॉइंट सेल्स टैक्स, ये मल्टी पॉइंट वैट कहलाएगा। टैक्स कलेक्टेड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल्स एंड द टैक्स ऑलरेडी पेड बाय द डीलर। डीलर, यहाँ याद रखना, वैट में हर एक वो आदमी जो टैक्स पेमेंट करेगा उसको हम डीलर का नाम देंगे। हर वो आदमी जो टैक्स पे करेगा वो डीलर नहीं होगा। हर एक वो आदमी जो टैक्स पे करेगा और इनवॉइस इशू करेगा, वैटेबल इनवॉइस इशू करने वाले को हम डीलर का नाम देते हैं। सुन लो पहले, हर वो आदमी जो वैटेबल इनवॉइस इशू करेगा, वैटेबल इनवॉइस का मतलब हर बंदा जिसने वैट में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो डीलर कहलाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि वही आदमी जिसने वैट में रजिस्ट्रेशन करा रखा है वही वैट कलेक्ट कर सकता है और उसी को हम डीलर का नाम देंगे। तो हर वो आदमी जो वैटेबल इनवॉइस इशू करेगा डीलर कहलाएगा। क्लियर? डीलर रीसेलिंग, अच्छा सेकंड पॉइंट, टैक्स कलेक्टेड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल्स एंड टैक्स ऑलरेडी पेड बाय द डीलर एट द टाइम ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स विल बी डिडक्टेड। क्रेडिट मिल जाती है ना, दिखाया था ना, 19 में से 10 रुपया गया था, 9 रुपया आया था ना, हाँ या ना? उस क्रेडिट लेने को बोला गया है कि यहाँ पर वैट की क्रेडिट मिलती है। डीलर रीसेलिंग टैक्स पेड गुड्स विल हैव अ कलेक्ट वैट एंड फाइल रिटर्न्स एंड पे वैट एट एवरी स्टेज ऑफ सेल्स। ठीक है, वैल्यू एडिशन पर टैक्स देगा। इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड ईजियर, ये पारदर्शी है और आसान है। वैट डिस्पेंस विद सच फॉर्म्स एंड सेट ऑफ टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज फ्रॉम द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन सेल्स। जो हमारा टैक्स पेबल है सेल्स पर वो निकाल लो, जो हम पेड कर चुके हैं परचेज पर वो लेस कर दो, जो बचा वो नेट वैट पेबल हो जाएगा। क्यों? वैट क्रेडिट लेने के बाद जो हमारा टैक्स बचेगा वो वैट पेबल आ जाएगा। द रिटर्न्स एंड द चालान्स आर फाइल टुगेदर इन ए सिंपल फॉर्मेट। मैंने क्या कहा? पेपर वर्क जो है वो कम कर दिया गया है। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, सेल्फ असेसमेंट बाय डीलर्स एंड पेनाल्टीज विल बी स्ट्रिक्टर। पेनाल्टीज को टफ बनाया गया है और सेल्फ असेसमेंट का रूल मैंने बता ही दिया, ईमानदार मान करके। व्हाट डू यू मीन बाय कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स? कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? टैक्स के ऊपर टैक्स। नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लेना, वो समझा देगा। बता दिया था मैंने टैक्स के ऊपर टैक्स कैसे लगता है। नीचे देखें, RNR रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट दिया हुआ है, दिया हुआ है। ये भी मैंने बता दिया कि रेवेन्यू न्यूट्रलाइजेशन रेट क्या होता है, अपनी अर्निंग को इक्वल रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। इलस्ट्रेशन एक दिया हुआ है, जरा देखते हैं क्या है। मिस्टर ए एक्वायर्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से सामान खरीदा फॉर ₹100, 100 रुपये का सामान जिस पर टैक्स कितना था? चलो, द टैक्स ऑन सच गुड्स अमाउंट टू 10 एंड देयर फॉर मिस्टर ए पेज 110 रुपये इसको देगा। बोलो, सपोज मिस्टर ए एड्स, इसने इसमें और सामान में ऐड किया 40 रुपये प्रॉफिट का, 40 रुपये कॉस्ट का और प्रॉफिट का ऐड किया, एंड द टैक्स ऑन सेल्स मेड टू हिम टू द कंज्यूमर इज 20% प्लस 20% टैक्स। क्लियर? इन दिस केस द अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर, ढंग से देखें, विदाउट वैट, अगर सेल्स टैक्स का सिस्टम होता तो क्या होता? परचेज कितने में किया है इसने? हाँ या ना? वैल्यू एडिशन कितनी की है? बोलो ना।
तो ये हो गया क्या, सेल्स प्राइस प्लस सेल्स टैक्स, कितना कितना हो जाएगा टोटल, ये हो गया इनवॉइस प्राइस। विदाउट वैट ये सिस्टम लगता, और अगर हम वैट सिस्टम से चलते तो क्या होता देखा जाए, बोलो ना। परचेज कॉस्ट कितनी आ जाती, 100, 10 रुपीज़ को बाहर लिख दिया, बोलो टैक्स को अलग कर देते हैं, प्लस वैल्यू एडिशन 40 रुपये। वैल्यू एडिशन में दो चीज़ें आती हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो बाद में ऐड किया जाता है। ये क्या आ गया, सेल्स प्राइस 140 प्लस वैट है कितना 20%, कितना हो गया 168। ये क्या आ गया, इनवॉइस प्राइस। वैट कितना पेमेंट करना है, टोटल 28, जिसमें से क्रेडिट कितने की मिल जाएगी 10। तो अल्टीमेटली हम कितना पेमेंट करेंगे, हाँ या ना। पहले हम कितना पे कर चुके थे 10, अब कितना पे करेंगे, टोटल मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन कितने का आया 28। लेकिन ज़रा इसमें देखो कितना आया, 10 रुपये यहाँ पर पे किया था मैंने और 30 रुपये यहाँ पे कर रहे हैं, कुल कितना पेमेंट करेंगे 40। क्या 40 आएगा, ज़रा डिफरेंस देखो, 168 और 180 में 12 रुपये का फ़र्क आया। बोलो, पहले मैच कर लो, कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत है। पक्का। यहाँ पर इनवॉइस प्राइस कितनी आई 180, यहाँ इनवॉइस प्राइस कितनी आई 168, यहाँ टैक्स कितना बनता है 28, जिसमें से वापस हो जाएगा 10, नेट पेमेंट करना पड़ेगा 18, हाँ या ना। और यहाँ कितना पेमेंट करना पड़ा 10 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, टोटल 40। क्यों, नोट कर लें इसको, अगर करना हो तो आगे चल सकते हैं। लिखा हुआ है असाइनमेंट में, डिटेल में है। इवोल्यूशन ऑफ वैट इन इंडिया, इंडिया में वैट कैसे आया, मॉडवेट से आया 1986 में, जिसको आज की डेट में हम लोग सैनवेट के नाम से जानते हैं, बता चुके हैं, हाँ या ना। किस एक्ट के थ्रू आया था, एक्साइज में, बोलो ना। आज की डेट में क्या पोजीशन है वैट की, 1 अप्रैल 2005 को फर्स्ट टाइम वैट अप्लाई किया गया था। 1 अप्रैल 2005 को फर्स्ट टाइम वैट अप्लाई हुआ था इंडिया में। कुछ देशों ने 1 अप्रैल 2005 को अडॉप्ट किया, तो कुछ स्टेट्स ने, देश मैंने बोला क्या, सॉरी, कुछ स्टेट्स ने 1 अप्रैल 2005 को अप्लाई किया, तो कुछ स्टेट्स ने 1 अप्रैल 2006 को अप्लाई किया, तो कुछ स्टेट्स ने 1 अप्रैल 2007 को अप्लाई किया। लेकिन यूपी ने और तमिलनाडु ने सबसे लास्ट में अप्लाई किया। उस समय यूपी में मायावती और तमिलनाडु में जयललिता की सरकार थी। इन दोनों ने सबसे लास्ट में एक्सेप्ट किया, और इन दोनों में से बाजी मारी तमिलनाडु ने, पहले उसने हाँ की, और यूपी में सबसे लास्ट में आया 1/1/2008 को। सबने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2007, लेकिन यूपी ने कमाल कर दिया और 1 जनवरी 2008 को अप्लाई किया। क्लियर, एक तो सबसे बाद में और डेट भी रखी तो सबसे अलग। अच्छा, वैट आ जाने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अब कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा।
लोकल टैक्स नहीं लगेंगे, लोकल ड्यूटीज़ और सेस नहीं लगेंगे, फीस नहीं लगेंगी, टर्नओवर टैक्स नहीं लगेगा, एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें अपने आप क्या हो गई, ख़त्म हो गई। वैट आने से एक फ़ायदा ये हुआ कि अब आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना सेल्स पर। क्लियर है? वैट ने अपने आप सबको क्या कर दिया, किनारे। वैट किन चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता, पेट्रोल और डीजल, लिकर, हाँ या ना, जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन से प्राइस कंट्रोल होती हैं या डिसाइड होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? गवर्नमेंट का पर्पस क्या था वैट लाने के पीछे? एक और मेन मोटो था, ढंग से सुनना इधर। सबको मालूम है इंडिया डेवलप कर रहा है, आज की डेट में ये डेवलपिंग कंट्री है, और आने वाले समय में कौन सी कंट्री होगी भगवान जाने। डेवलप्ड कंट्री होगी या इधर देखें, गवर्नमेंट ने ये टैक्स लाया क्यों, ढंग से देखना। सबको मालूम है हिंदुस्तान डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट होगा, और जाहिर सी बात है कि जाहिर सी बात है जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं सबके यहाँ जीएसटी अप्लाई होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारे यहाँ गुड्स के लिए अलग एक्ट है, सर्विस टैक्स के लिए अलग। पहले हमारे यहाँ सेल्स टैक्स था, और वो भी स्टेट वाइज, हाँ या ना, और हमारे यहाँ सर्विस टैक्स है सेंट्रल लेवल का। तुम लोगों ने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो उसमें ये पढ़ा होगा प्रायोरिटी सेक्टर, सेकेंडरी, हाँ या ना। जब कोई कंट्री फर्स्ट स्टेज में होती है, फर्स्ट सेक्टर में, तो इसका मतलब वो एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा बेस्ड है, जैसे कि हिंदुस्तान था कभी। उसके बाद जब सेकंड फेज़ पे वो कंट्री पहुंचती है तो इंडस्ट्री डेवलप करती है, बूम करती है, जो कि आज की डेट में चल रहा है। ठीक, थर्ड कैटेगरी में आती है जब सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है पर्टिकुलर कंट्री का, मैन्युफैक्चरिंग से भी बड़ी तेज़ी से ग्रोथ होती है, जैसा कि आज की डेट में हिंदुस्तान में हो रहा है कि सर्विस सेक्टर बाकी के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक, हम लोग किस स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं? और जब थर्ड स्टेज की ओर बढ़ेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा जीडीपी जो होगी वो किस पर डिपेंड होगी, सर्विस पर या मैन्युफैक्चरिंग पर या एग्रीकल्चर पर? बोलो, एग्रीकल्चरल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस किस पर ज़्यादा डिपेंड रहेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी, सेकंड ये, और थर्ड ये। यानी अगर गवर्नमेंट को अपनी जीडीपी के मैक्सिमम पोर्शन पर टैक्स लगाना है तो उसको सर्विस टैक्स लाना था, तो गवर्नमेंट ने सेंट्रल लेवल का सर्विस टैक्स बना दिया। अब तो खैर निगेटिव लिस्ट आ गई है इसमें, वो बाद में हम लोग देखेंगे। ये किनारे गवर्नमेंट ने ये बना दिया, गवर्नमेंट को मालूम था हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे तो हमको क्या बनाना है, जीएसटी। गवर्नमेंट के दिमाग में आया हमारे यहाँ तो सेल्स टैक्स लगता है भाई, क्या लगता है, जो बहुत ही आउटडेटेड सिस्टम है, इसको किस में कन्वर्ट करो, सबसे पहले वैट में कन्वर्ट करो। जब कोई स्टेट नहीं माना, यहाँ क्या लगता था, सेल्स टैक्स किस लेवल का, स्टेट लेवल का, तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले कहा वैट लगे तो सही, ना करने से अच्छा है सारे स्टेट्स हाँ तो करें, स्टेट लेवल का ही सही। क्यों भाई, गवर्नमेंट कम से कम सेल्स टैक्स से वैट पर तो आई। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, वैट को सेंट्रल लेवल पर लाने की कोशिश करेगी, और सर्विस टैक्स तो हमारा है ही सेंट्रल लेवल का। क्यों भाई, जब दोनों गुड्स और सर्विस दोनों सेंट्रल लेवल का बन जाएंगे तो गवर्नमेंट क्या पास करेगी, जीएसटी। क्लियर है, पक्की बात है ना। ये गवर्नमेंट का मोटो है या पर्पस है, क्लियर।
बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समझ में आया ये? पक्का? कोई डाउट हो तो बोलो।